अच्छा जी, आज का लैब है ऐसी सुपरपोजिशन। थ्योरी में आप लोगों ने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा होगा। सुपरपोजिशन में क्या होता है कि आपके पास अगर सर्किट के अंदर दो वोल्टेज सोर्सेस हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो आपस में ऐड होता है। ठीक है। तो आज के लैब में हम ऐसी सुपरपोजिशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोटियस में एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो आज के लैब के लिए जो सर्किट हम डिजाइन करेंगे प्रोटियस में वो इस तरह का होगा। आपके पास आरएलसी सर्किट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेस हैं वोल्टेज सोर्सेस वो दो हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको दो फंक्शन जनरेटर्स की जरूरत है और साथ में एक ऑसिलोस्कोप की। इसके अलावा 0.1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हम यूज करेंगे, 10 मिली हेनरी का इंडक्टर और 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देख लें तो जो रेजिस्टर है आर वो दरमियान में दोनों सोर्सेस के दरमियान में कनेक्ट है। तो हम इस रेजिस्टर के ऊपर दोनों वोल्टेज सोर्सेस का जो इफेक्ट है वो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे दोनों वोल्टेज यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस उसका इफेक्ट किस तरह है। ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुपरपोजिशन आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं या इस तरह के सर्किट्स को हम सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक सोर्स कंसिडर करते हैं, दूसरे सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर हम दूसरे सोर्स को कंसिडर कर लेते हैं, पहले सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। करना क्या है, to test the superposition theorem, source E1 and E2 will be examined separately and then together. ठीक है। हम पहले सोर्स वन को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद सोर्स टू को, और फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा हम उनको एग्जामिन करेंगे कि रेजिस्टर R1 पे उसका इफेक्ट किस तरह आता है, उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो किस तरह आता है। ठीक है। हम सिर्फ सोर्स वन कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद सोर्स टू कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एट द एंड दोनों सोर्सेस कनेक्ट करके हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। थ्योरेटिकली हम किस तरह करेंगे, जब सोर्स वन और सोर्स टू अलग अलग हम एग्जामिन कर ले तो उनका जो उनसे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम एंड में सम कर लेंगे। ठीक है। प्रोटियस में हम क्या करेंगे, प्रोटियस में फिर हम दोनों सोर्सेस को कनेक्ट कर लेंगे सर्किट के अंदर और उसका जो इफेक्ट है वो ऑसिलोस्कोप से हम देख लेंगे और फिर जो थ्योरेटिकल रिजल्ट हमने निकाला होगा उसके साथ कंपेयर करके उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है। इस लैब में हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा वोल्टेज डिवाइडर रूल हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सोर्स वन ओनली जब हम कंसिडर कर लेंगे तो उस केस में रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फाइंड करेंगे थ्योरेटिकल, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। अगर कोई डिफरेंस होगा तो उसको स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में यहाँ पे टेबल में फिल कर लेंगे। इसी तरह फिर सोर्स टू ओनली कंसिडर करेंगे और उनसे जो इफेक्ट आता है उसको हम यहाँ पे टेबल में फिल कर लेंगे। उसके अलावा सोर्स वन और टू जब दोनों आपस में कनेक्टेड हो, दोनों उसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड हो, उसके केस में फिर थ्योरेटिकल के केस में हम ऊपर जो टेबल वन और टेबल टू में वैल्यूज फाइंड किए होंगे उन दोनों को प्लस करके यहाँ थ्योरेटिकल में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली हम प्रोटियस में जब दोनों आपके पास वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड होंगे उस केस में आपके पास जो इफेक्ट आता है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के नीचे फिल कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर किसी को नहीं भी पता तो अभी पता चल जाएगा कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम किस तरह से सीरीज में जब आपके पास रजिस्टर कनेक्टेड हो बहुत सारे तो आप उसमें एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड करते हैं थ्रू वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है और वो कनेक्ट है फॉर एग्जांपल दो रजिस्टर्स के साथ जो कि सीरीज में, ठीक है, ये मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो हो या एक हो। आपके पास 1000 रजिस्टर्स भी अगर आपस में सीरीज में कनेक्ट हो तो उसमें आप एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास वी एन है
ये आपके पास R1 हो गया और ये R2, और यहाँ पे करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल को हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो ओहम्स लॉ है वो किसके इक्वल है, V इक्वल्स टू IR। इसी तरह है, तो यहाँ पे अगर हम VR1 की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज के, I इंटू R1, और VR2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा I इंटू R2। अच्छा, अगर हम इस पूरे सर्किट पे जो ऊपर है सीरीज में R1 R2 और VN सारे कनेक्टेड हैं, अगर हम इस पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द वोल्टेजेस अक्रॉस क्लोज लूप इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द लूप इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम वो अप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस VN प्लस VR1 प्लस VR2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमने इस सर्किट के ऊपर केवीएल अप्लाई कर दिया, उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VN इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2। ठीक है, अब यहां पे अगर हम VN हमारे पास इक्वल हो जाएगा, अगर VR1 की जगह हम लिख ले I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। VR2 की जगह हमने लिख लिया I इंटू R2 और VR1 की जगह I इंटू R1, क्योंकि VR1 इसके इक्वल है और VR2 IR2 के इक्वल है। ठीक है, इससे अगर हम I को कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर हम यहां से करंट की वैल्यू फाइंड कर ले तो ये हो जाएगा VN डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, करंट को इस साइड पे छोड़ दिया, R1 और R2 को इस साइड पे शिफ्ट करके VN उस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे हमारे पास हमने जो VR1 इक्वल किया था वो था I इंटू R1, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, करंट का जो इक्वेशन है वो हमने फाइंड कर दिया जो कि इक्वल है VN डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के। तो अगर I की जगह हम उस इक्वेशन को पुट कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा VR1 इक्वल्स टू VN इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 इंटू VN डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरह अगर आपने VR2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना हो तो वो इक्वल हो जाएगा R2 इंटू VN डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हों और उसमें फॉर एग्जांपल आप VRN के ऊपर फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगा RN इंटू VN डिवाइडेड बाय जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स हो, फॉर एग्जांपल R1 प्लस R2 अप टू RN। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में आप लोग अगर किसी रेजिस्टर के ऊपर आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप R1 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही रेजिस्टर मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ योर सर्किट। ठीक है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसी को आप इनपुट वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिवाइड करें पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टर का। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, अब हम हमारा जो अपना सर्किट है लैब का उसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू वोल्टेज डिवाइडर रूल। आज के हमारे इस सर्किट में इंडक्टर है, उसके साथ रेजिस्टर है और
कैपेसिटर है, एक वोल्टेज सोर्स यहां पे है, दूसरा वोल्टेज सोर्स यहां पे। ठीक है, हमारे पास जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू अगर हम देख ले लैब में, तो हमने ली है 0.1 माइक्रोफैराड की और 10 मिली हेनरी की। ये है 10 मिली हेनरी का और ये है 0.1 माइक्रोफैराड का। ठीक है, और 1 किलो ओम का रेजिस्टर है। वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं 2 वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं। और इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं वो 1 किलो हर्ट्ज की है, और इस वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्ज की है। ठीक है, तो तरीका ये है कि जब आपने इस तरह का एक सर्किट सॉल्व करना हो जिसमें आपके पास दो सोर्सेस कनेक्टेड हैं, तो तरीका ये है कि आप पहले जो एक वोल्टेज सोर्स है उसको कंसिडर कर ले, दूसरा 0 वोल्ट पे ले जाए। 0 वोल्ट पे ले जाने का मतलब ये है कि आप उसको शॉर्ट कर। ठीक है, तो हम अगर इस सर्किट में सबसे पहले सिर्फ एक सोर्स कंसिडर कर ले, लेफ्ट साइड वाला, ये वाला, तो ये हमारा जो सर्किट है ये बन जाएगा कुछ इस तरह। 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज है यहाँ पे, यस सर। और गुड गुड, और 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इक्विवेलेंट एम्पीडेंस फाइंड कर लेते हैं इस सर्किट का। ठीक है, आपको पता है कि जो इंडक्टर है उसका जो एम्पीडेंस है GL वो इक्वल होता है J 2 पाई FL के। ठीक है, इसी तरह जो कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर J 2 पाई FC के। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, हम इंडक्टर का और कैपेसिटर का इम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर ले, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10 पावर 3 किलो हर्ट्ज की, सॉरी 10 पावर 3 हर्ट्ज की, 1 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, और इंडक्टर हमारे पास इक्वल है किसके, 10 मिली हेनरी के। तो वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। ठीक है, 10 पावर 3 10 पावर -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इससे आपके पास 2 पाई इंटू 10 से आपके पास आता है 62.83। ठीक है, इसी तरह अगर आप ZC फाइंड कर ले, तो वो हो जाएगा 1 ओवर J 2 पाई FC, और इसमें जब आप वैल्यूज पुट कर ले तो आपके पास इससे जो इम्पीडेंस आता है वो आता है -J1591.55। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इम्पीडेंस है वो है J 62.83, और इसका है -J1591.55, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल इस्तेमाल करते हुए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VR, उसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे,
आपको पता है कि ये जो कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर जो है ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो इन दोनों में जो वोल्टेज होगा इस ब्रांच पे, इन दोनों ब्रांचेस पे, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर ले तो वो उसके क्रॉस भी ड्रॉप है, अगर इसके ऊपर फाइंड कर ले जो दूसरा है कैपेसिटर पे, उस पे अगर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर ले तो वो सेम होगा जो कि 1 किलो ओम के रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट एम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास जो इन दोनों का जो पैरेलल में कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्ट हैं, इनका जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस है वो सीरीज में हो जाएगा इंडक्टर के एम्पीडेंस के। ठीक है, तो आपके पास 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज सोर्स जो है वो इंडक्टर के एम्पीडेंस और जो पैरेलल में दो कनेक्टेड है उनके इक्विवेलेंट एम्पीडेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में आप फिर उस सर्किट के ऊपर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर लेंगे और उससे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका जो पैरेलल में जो कनेक्टेड है रेजिस्टर और कैपेसिटर, इनका जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको ZE का नाम दे दे, उसको फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ZC into R डिवाइडेड बाय R प्लस ZC। ठीक है, या R इंटू ZC डिवाइडेड बाय R प्लस ZC। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा ZC का जो एम्पीडेंस है, जो एक कैपेसिटर का जो एम्पीडेंस है वो है -j 1591.55, और रेजिस्टर जो है वो 10 पावर 3 है। ठीक है, 1 किलो ओम है तो 10 पावर 3 होगी, और जो नीचे आ जाएगा वो है 10 पावर 3 प्लस -j 1591.55। ठीक है, तो अगर हम सर्किट को दोबारा बनाएं विद इक्विवेलेंट एम्पीडेंस ऑफ दीज टू, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि वोल्टेज सोर्स होगा, उसके साथ इंडक्टर, और उसके साथ आपके पास जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस है वो सीरीज में इंडक्टर के एम्पीडेंस के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, अब ZL, ZE और वोल्टेज सोर्स जो 2 वोल्ट पीक टू पीक है वो आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके ZE के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंगली आप जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं उसके साथ इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई कर देते हैं और पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे या इक्विवेलेंट एम्पीडेंस पे उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ZE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा V R इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज को फॉर एग्जांपल हम VN बोल देते हैं जो कि 2 वोल्ट पीक टू पीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ZE और उसको फिर डिवाइड कर ले ZE प्लस ZL के। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नो सर। सर ये स्टेप जरा रिवाइज करें। कौन सा वाला? ये वी आर अच्छा, दोबारा कर देता हूँ। आपके पास जो सर्किट बन जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है जो कि कनेक्ट है इंडक्टर के साथ, और फिर वो कनेक्ट है कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस आया हमारे पास ZE उसके साथ। ठीक है, ये ZL है और उसके साथ सीरीज में ZE कनेक्ट है, और ZE क्या चीज है, इक्विवेलेंट एम्पीडेंस है रेजिस्टर का और कैपेसिटर का। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिस रजिस्टर के अक्रॉस या एम्पिडेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई कर ले और पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट एम्पिडेंस है या रेजिस्टेंस है उस पर डिवाइड कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं और ये वोल्टेज ड्रॉप हम जो फाइंड करेंगे ये रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड था वो वाला भी हो जाएगा और साथ में उसके साथ कैपेसिटर जो कनेक्ट था पैरेलल में उसके अक्रॉस भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम वी आर फाइंड कर लेते हैं किस फार्मूले से, जेड ई एन टू वी एन डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जेड एल प्लस जेड ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा जेड एल प्लस जेड ई पे। क्लियर है अब? जी सर क्लियर है, थैंक यू। कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ना नहीं सर। सर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो वी आर है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, जेड ई हमारे पास क्या था, 10 पावर 3 एन टू माइनस जे 1591.55 और डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 प्लस माइनस जे 1591.55। ये जेड ई का जो हमारे पास इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आया था ये वो हो गया, होल डिवाइडेड बाय जेड एल। जेड एल हमारे पास है जे 62.83 प्लस जेड ई। जेड ई के साथ जेड ई की जगह हम दोबारा जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, वो है 10 पावर 3 एन टू माइनस जे 1591.55 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 माइनस जे 1591.55। ठीक है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पी एन जो कि क्या है 2 वोल्ट है। ठीक है, और उसके साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है, कोई फेज शिफ्ट नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। हमने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट एम्पीडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट वोल्टेज के साथ और उसको डिवाइड कर दिया पूरे सर्किट के एम्पीडेंस के साथ, पूरे सर्किट के एम्पीडेंस पे। ठीक है, इसी तरह अगर हम सिर्फ सोर्स 2 कंसिडर कर लें, इस इक्वेशन से आपके पास जो सिर्फ सोर्स 1 कंसिडर करने के बाद जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो फाइंड हो जाएगा। अगर आप फाइंड कर रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर in case you have considered only the source 2, उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है वो आ जाएगा और पहला वाला हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट पीक टू पीक है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलोहर्ट्ज की। उस केस में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 किलोहर्ट्ज की थी, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज की है। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज हो जाएगी तो उस केस में आपके पास इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट एम्पीडेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप ZC और ZL की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो वो यहाँ पे उससे डिफरेंट आएगी जो पहले केस में आई थी। यहाँ पे आपके पास जो ZL आता है, जो एम्पीडेंस आता है वो J628 आता है 0.3 ओहम और जो कैपेसिटर का एम्पीडेंस आता है वो -J159.15 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ ये फर्क हो जाएगा, बाकी उसी तरह
इक्वेशंस जो है वो यूज करेंगे और जो आर के क्रॉस वोल्टेज है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो वी आर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, यहाँ पे जो रेजिस्टर है वो 1 किलो ओम है। तो इस केस में ये दोनों पैरेलल में है, जो इंडक्टर है और रेजिस्टर है ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 3 N2 J628.3 divided by 10 power 3 plus J628.3 होल डिवाइडेड बाय, उसके साथ सीरीज में है कैपेसिटर, तो उसका इंपिडेंस आ जाएगा -J159.5 और प्लस जो इक्विवेलेंट इंपिडेंस हमने ऊपर लिखा हुआ है वो आ जाएगा 10 पावर 3 into J628.3 divided by 10 power 3 plus J628.3 and 2 volt then angle of 0 degree। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं। ये जो इक्वेशन है ये उस केस में आ गया है जब आपने सिर्फ सोर्स 2 कंसीडर किया हुआ है, और ऊपर वाला ये जो है ये उस केस में है जब आपने सिर्फ सोर्स 1 कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास वी की वैल्यू हो जाएगी इन केस वी हैव कंसीडर्ड ओनली सोर्स 1, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर इन केस वी हैव कंसीडर्ड ओनली सोर्स 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम मैटलैब से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह थ्योरेटिकली हम कैलकुलेशन से इसको फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैटलैब ओपन करता हूं मैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट उसके लिए लिखा हुआ है ताकि हमें आसानी हो इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने A1 नाम दे दिया है इक्विवेलेंट इंपीडेंस जो हम दो पैरेलल ब्रांचेस से फाइंड कर रहे हैं। उसमें अगर हम पहले वाली इक्वेशन को देख लें, यहाँ पे ये वाला, इसमें है -1591.55 यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाइड है 10 पावर 3 के साथ। तो यहाँ पे अगर हम जाएं मैटलैब पे तो -1591550J है, तो ये 1591.55 है, लेकिन उसके साथ 10 पावर 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई कर ले तो उससे ये वैल्यू आ जाएगी। उसको फिर नीचे हमने डिवाइड किया हुआ है 1000 प्लस माइनस J1591.55J। ठीक है, तो प्लस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस आ जाता है, तो उससे आ जाएगा 1000 माइनस 1591.55J। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट एम्पिडेंस है वो हमने V1 में स्टोर कर दिया जो कि है 62.83J प्लस A1। अगर यहाँ पे हम देख ले तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट एम्पिडेंस है वो इक्वल है 62.83 प्लस ZE। ठीक है, जिसको यहाँ पे हमने A1 नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ 62.83J के साथ हमने A1 प्लस कर दिया, तो उससे पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट एम्पिडेंस है वो आ गया। तो हमने क्या कर दिया, हमने जिसके ऊपर हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं, उसके साथ हमने VN मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है 2 प्लस 0J, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं V1 पे जो कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट एम्पिडेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसको जब हम रन कर लेंगे तो VR1 में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टर R इन केस वी हैव सेलेक्टेड ओनली सोर्स 1। फिर नीचे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो रेक्टेंगुलर में आ जाएगा, तो हम उसको पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। पोलर में कन्वर्ट हम किस तरह कर रहे हैं कि हम VR1 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं M1 में, और θ1 में हम उसका एंगल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आ जाता है वो आता है रेडियंस में, तो उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, थीटा के साथ हमने 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उससे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा जो इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ सोर्स 2 को कंसिडर किया है, तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनता है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो दो पैरेलल में कनेक्ट थे उनका ये बन जाएगा, ठीक है, 628320J डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 628.32J, और पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बन जाएगा वो ये हो जाएगा -159.15J प्लस A2। A2 में आपके पास इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है दो पैरेलल ब्रांचेस का। और उसके बाद हम VR2 फाइंड कर रहे हैं इस इक्वेशन से, जिसमें हम A2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज के साथ और उसको डिवाइड कर रहे हैं V2 पे, ठीक है। V2 हमारे पास पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। इससे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम रेक्टेंगुलर से फिर पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद एंगल, और एंगल रेडियंस में आ जाएगा तो उसको हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे किस चीज में, डिग्रीज में। उसके बाद जब आपके पास ये दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे उसको हम प्लॉट कर रहे हैं, ताकि हम फिर उसको कंपेयर कर सके अपने प्रोटीज से हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसके साथ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक में फ्रीक्वेंसी 1000 ले ली, दूसरे में फिर 10,000 ले ली, क्योंकि हमारे पास एक सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1K है, दूसरे सोर्स की हमारे पास 10K है, ठीक है। एक का जो ओमेगा है वो 2πf1 हो जाएगा, दूसरे का ओमेगा जो है वो 2πf2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम दोनों सिग्नल्स को यहाँ पे VR1 भी हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं, VR2 भी स्टोर कर रहे हैं, इनका जो साइनोसाइडल सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। दोनों को यहाँ पे हम अपने साथ स्टोर भी कर रहे हैं, और दोनों का जो इफेक्ट है, जो कि हम जिस थ्योरम को हम आज इस लैब में वेरीफाई कर रहे हैं सुपरपोजिशन का, उसका जो इक्वेशन है वो असल में ये वाला है, ठीक है, जिसमें हम दोनों वोल्टेज ड्रॉप्स, दोनों सोर्सेस का जो अलग अलग सेपरेट इफेक्ट है उसको हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर, ठीक है। उसको हमने स्टोर कर दिया VR में। तो VR1 हमारे पास वो वाला वोल्टेज ड्रॉप है जो हमने सोर्स 1 के केस में फाइंड किया था। VR2 वो वाला वोल्टेज है जो हमने सोर्स 2 के केस में, सिर्फ सोर्स 2 जब हमने कंसीडर किया था उस केस में जो हमने फाइंड किया था, ये वो वाला वोल्टेज ड्रॉप है। और VR वो वोल्टेज ड्रॉप है जिसमें आपके पास दोनों वोल्टेज सोर्सेस का इफेक्ट हो, ठीक है। अगर आपने दोनों वोल्टेज सोर्सेस कनेक्ट किए हो सर्किट में तो उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ VR पे एड अप हो जाएगा। तो दोनों सिग्नल्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसको हम स्टोर कर रहे हैं VR2। उसके बाद हम तीनों जो सिग्नल्स हैं उसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या है। ठीक है, सोर्स 1 ओनली के केस में आपके पास जो सिग्नल आता है वो इस तरह का आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज है। सोर्स 2 के केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है, तो उसका सिग्नल इस तरह बन गया है। और जब आपने बोथ सोर्सेस कंसिडर किए हो उस केस में आपके पास सिग्नल इस तरह का बने, ठीक है। सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों सिग्नल आपस में ऐड कर ले तो उससे ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो तकरीबन 5 के करीब है, ठीक है। जो फिगर है उसमें अगर आप देख लें तो आपके पास पीक टू पीक यहाँ पे 5 और -5 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इफेक्ट दोनों का है रेजिस्टर अक्रॉस वो लगभग 5 वोल्ट के करीब है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लें तो आपके पास जो VR1 और VR2 की वैल्यूज होंगी या फिर M1, यहाँ पे M1 अगर आप देख लें तो वो है 2.0078, ठीक है, नजर आ रहा, वो है 2.0078। और अगर M2 देख लें तो वो है 2.6196, ठीक है। तो जब आपने सिर्फ सोर्स 1 कंसिडर किया होगा उस केस में अगर आप ऑसिलोस्कोप पे रिजल्ट देखेंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 2 के करीब होगा, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ सोर्स 2 कंसिडर किया होगा और उस केस में आप रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट होगा ऑसिलोस्कोप में
वो होना चाहिए 2.6 के करीब करीब, ठीक है। और जब आप दोनों को आपस में ऐड कर ले तो वो हो जाएगा 4.6 के करीब करीब, क्योंकि जब 2.0 और 2.6 आपस में आप एड अप कर ले तो उससे 4.6 आता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आपके पास दोनों सोर्स जब आपके पास कनेक्टेड हो और आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हो, तो उस केस में आपका जो वोल्टेज होना चाहिए वो 4.6 के करीब होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रोटियस ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमने ये जो थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड की है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो प्रोटियस में मैंने पहले से ऑलरेडी ये जो सर्किट है ये डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इस फंक्शन जनरेटर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम सिर्फ सोर्स वन कंसिडर करें और R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नोट कर सके। ठीक हो गया। मैंने फंक्शन जनरेटर जो सेकंड था उसको मैंने डिलीट कर दिया और उसको शॉर्ट कर दिया, उसकी जगह मैंने शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूं। अच्छा, ये सेट है ऑलरेडी 1 वोल्ट पीक टू पीक पे, जो चैनल 1 है, चैनल ए है, ठीक है। और यहाँ पे डिविजन्स कितने हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अब देख ले कितने डिविजन्स हैं, 1 2 और 1 वोल्ट पर डिवीजन भी है, तो 2 डिविजन्स है और 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 2 वोल्ट के करीब करीब, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था थ्योरेटिकल वो भी कुछ इसी तरह था, ठीक है, 2.0778। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कर ले सिर्फ सोर्स 2 को कंसिडर, इस वाले को हम डिलीट कर दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट है और डिविजन्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल 3 है भी नहीं, अगर हम इस तरह से इसको कर ले तो ये 3 से थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अगर हम इसको 2.6 या 2.7 भी कंसिडर कर ले, लेट सपोज 2.7 कंसिडर कर ले, तो 2.7 है और 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप अभी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वो है 2.7 और 2.65 और 2.6 वोल्ट पीक टू पीक। और मैटलैब पे हमने थ्योरेटिकल फाइंड किया है वो भी 2.6196 इस तरह है, ठीक है। इसका मतलब है कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर हम क्या कर ले, हम दोनों सोर्सेस को कंसिडर कर ले और उस केस में सर्किट को रन कर ले, तो इस केस में भी अगर आप देख ले हमारे पास जो चैनल सेट है वो है 1 वोल्ट पर डिवीजन पे और डिविजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम इस सिग्नल को देख लें और मैटलैब से हमारे पास जो सिग्नल आया है उसको हम देख लें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये तो हमने पहले थ्योरेटिकल वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और उसको फिर हमने अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ कंपेयर कर दिया और आपने देखा कि एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है इन्हीं वैल्यूज के लिए जो मैंने अभी लैब में आपको कराया है, और साथ में अगर आप स्टेप नंबर 7 देख लें मैनुअल में तो उस केस में आपने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना है इन वैल्यूज के लिए, ठीक है। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नो सर।